हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी ने एक नोटिस देखा होगा जिसमें आरटीई एक्ट 2009 के अमेंडमेंट को लेकर के बात की जा रही है कि इसमें कुछ बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है। तो वो कौन से रूल में या कौन सा अमेंडमेंट जो है वो आरटीई एक्ट 2009 में किया गया है, क्योंकि ये जो आरटीई एक्ट 2009 है ये आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी एग्जाम के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए फटाफट से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले एक बार मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि आरटीई एक्ट है क्या, देन हम इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो गाइज, ये चेंजेस देखने से पहले, यही वो नोटिस है जो सर्कुलेट हो रहा है, इसको देखने से पहले एक बार हम देख लेते हैं आरटीई एक्ट है क्या। दोस्तों, आरटीई का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। तो इसके लिए एक एक्ट पास हुआ था जिसका पूरा नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। 2009 में आरटीई एक्ट जो है वो बना था, लेकिन इसको पूरे देश में लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, ये एक्ट बनकर 2010 में 1 अप्रैल को पूरे देश में लागू हो गया था, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। जम्मू कश्मीर में ये उस समय लागू नहीं हुआ था। इसके अलावा इसके अंदर है क्या, आरटीई एक्ट के अंदर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान है कि हर 6 से 14 साल का बच्चे को जो है ये उसका मौलिक अधिकार है कि फ्री में उसको ये एजुकेशन कंप्लीट करने का अधिकार है सरकारी स्कूलों में। इसके अलावा दोस्तों, इसी एक्ट के द्वारा 86वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान में संशोधन हुआ था और आरटीई को जो है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, क्योंकि हमारे 6 मौलिक अधिकार है, उनमें से जो है आरटीई एक्ट को भी उसमें जगह दी गई थी। इसके साथ बात करें थोड़ा और, तो आरटीई एक्ट में जो है कुल 38 सेक्शंस है, धाराएं हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि सेक्शन नंबर 13 जिसमें कहा गया है कि बच्चों से एडमिशन के टाइम पर कोई भी कैपिटेशन फीस नहीं चार्ज की जा सकती। सो कैपिटेशन फीस चार्ज ना करने का अधिकार इसमें वो दिया गया है धारा। इसके अलावा सेक्शन 17 में कहा गया है कि टीचर जो है बच्चे को हरास नहीं कर सकते, उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकते, इसके लिए ये धारा है। इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 21 में एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाने का यहाँ पर बात कही गई है। इसके अलावा हम बात करें तो सेक्शन नंबर 28 भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी सरकारी टीचर जो है बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्टर थे। अब चलते हैं कि चेंज आखिर क्या हुआ है। सो गाइज, इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है यहाँ से आप देखना शुरू करेंगे तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि इस वाले जो ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट रूल्स 2024। ठीक है, सो इसको हम बुलाएंगे राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट रूल्स 2024। कहा गया है दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। जिस दिन ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो जाएगा उस दिन से ये जो है लागू हो जाएंगे। अब काम की बात जो है वो यहाँ देखो, इसमें कहा गया है कि इससे पहले जब ये आरटीई एक्ट बना था 2010 में, इसको लागू किया गया था, तो उसके बाद इसमें जो पार्ट 5 है ना, 5वां पार्ट है, इस पार्ट में एड ऑन करके पार्ट 5 ए जोड़ा जाएगा। ठीक है, इस पार्ट 5 के बाद 5th ए जोड़ा जाएगा, जिसमें बात की गई है एग्जामिनेशन एंड होल्डिंग बैक इन सर्टेन केसेस, कि बच्चे के एग्जाम में फेल होने पर कुछ शर्तों में बच्चे को जो है उसी क्लास में रोका जाएगा। ठीक है, उसको रोका जाएगा, क्योंकि अभी तक क्या था कि 8th क्लास तक कोई भी बच्चा फेल नहीं होता था,
है ना, उनको प्रमोट कर दिया जाता था। तो इस पॉलिसी में ही थोड़ा चेंज किया गया है कि जिससे बच्चे जो है पढ़ाई में ध्यान दें। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि सम केसेस में जो है बच्चे को रोक कर रखा जा सकता है। अब वे कौन कौन से केस है ये समझना यहाँ पर हमारे लिए जरूरी हो जाता है। सो देयर शैल बी रेगुलर एग्जामिनेशन इन द 5th क्लास एंड इन द 8th क्लास एट द एंड ऑफ एवरी एकेडमिक ईयर। ये कहा है कि भाई रेगुलर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है 5th और 8th क्लास के बाद, जैसे कि हर साल होता रहता है, वो तो कराना ही है। इसके बाद आफ्टर द कंडक्ट ऑफ रेगुलर एग्जामिनेशन रेफर्ड टू इन सब रूल इफ ए चाइल्ड फेल्स टू फुलफिल द प्रमोशन क्राइटेरिया, अगर बच्चा प्रमोशन क्राइटेरिया फुलफिल करने में नाकाम होता है तो सबसे पहले तो उसको जो है री एग्जामिनेशन में बैठने का मौका दिया जाए और साथ साथ उसको एडिशनल इंस्ट्रक्शन टीचर प्रोवाइड कराए। ठीक है, जो री एग्जामिनेशन होगा वो विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी रिजल्ट अनाउंस डिक्लेयर होने के 2 माह के अंदर जो है री एग्जामिनेशन कराना है और उस दौरान बच्चे की एडिशनल इंस्ट्रक्शन बच्चे को देने हैं, हेल्प करनी है टीचर को ताकि वो री एग्जामिनेशन में पास हो सके। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एक कंडीशन तो ये हो गई कि भैया उसको रोके ना, उसको री एग्जाम करवाए। कौन कौन सी क्लास में? 5th और 8th की बात की जा रही है। If the child appearing in the re-examination referred in sub-rule fails to fulfill the promotion criteria again, अगर बच्चा फिर से promotion criteria को fulfill करने में फेल हो जाता है, यानी दोबारा भी री-एग्जामिनेशन में भी पास नहीं होता है, तो he shall be held back in 5th क्लास और 8th क्लास। ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा? उस क्लास में फिर से रोक कर रखा जाएगा, यानी उसको दोबारा से उस क्लास को पास आउट करना पड़ेगा, दोबारा से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, यानी वो अगली क्लास में प्रमोट नहीं होगा इस केस में, अगर वो री एग्जामिनेशन में भी पास नहीं होता है। ठीक है, तो फेल माना जाएगा। नाउ बात करते हैं ड्यूरिंग द होल्ड बैक ऑफ द चाइल्ड द क्लास टीचर शैल गाइड द चाइल्ड एज वेल एज द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड। इन्होंने कहा है कि जब बच्चे को होल्ड बैक किया जाए, फेल किया जाए या रोक के रखा जाए उसी क्लास में प्रमोट ना करके, तो उस समय पर बच्चे और पेरेंट्स दोनों को ही गाइड करना है एक टीचर को। इफ नेसेसरी एंड प्रोवाइड स्पेशलाइज इनपुट आफ्टर आइडेंटिफाइंग द लर्निंग गैप्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ असेसमेंट, और बच्चे का असेसमेंट करके जो भी लर्निंग गैप्स है उन्हें फुलफिल करना है, उनको आइडेंटिफाई करके। नाउ आगे कहा गया है द हेड ऑफ द स्कूल शैल मेंटेन ए लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन who are held back and personally monitor the provisions provided for specialized input to such children and their progress with respect to the identified learning gaps। इन्होंने कहा है कि ये ना सिर्फ टीचर की जिम्मेदारी है बल्कि स्कूल के हेड की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे बच्चों की लिस्ट अपने पास रखे और उनको पर्सनली समय समय पर मॉनिटर करे। ठीक है, कि उनको उनके जो गैप्स थे, लर्निंग गैप्स थे, क्या वो फुलफिल हो पा रहे हैं, उनमें प्रोग्रेस है या नहीं है। नाउ द एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन शैल बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जामिनेशन टू अचीव द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड नॉट बी बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन एंड प्रोसीड्यूरल स्किल्स। कहा गया है कि जो बच्चे का एग्जामिनेशन हो या री एग्जामिनेशन आप कंडक्ट कराते हैं किसी भी क्लास में, तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होना चाहिए ताकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, ना कि रट्टाफिकेशन उसको कराया जाए। अगला इसमें बताया गया है नो चाइल्ड शैल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम एनी स्कूल टिल ही कंप्लीट एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी जब तक बच्चा अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन 8th क्लास तक की पूरी नहीं कर लेता है उसको किसी भी कीमत पर स्कूल से बाहर नहीं कर सकते, उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता है, चाहे वो 2 बार फेल हो 3 बार फेल हो। ठीक है, सो ये थे अमेंडमेंट्स। ये अमेंडमेंट हुआ है कि पार्ट 5th के अंदर पार्ट 5th ए जोड़ दिया गया है, जिसमें ये कुछ रूल्स है कि भाई किस केस में टीचर को या हेड को क्या डिसीजन लेना है, कैसे बच्चे को दोबारा से उसको री एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है 2 माह के अंतर। और ध्यान आपको रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ 5th और 8th क्लास के लिए यहां पर कहा गया है। ठीक है, कि इन्हीं में ही कर सकते हैं होल्ड बैक भी, बाकी क्लासेस में नहीं। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा सारी इंफॉर्मेशन। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।